हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th का वही एक प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पढ़े हैं। और उन एप्लीकेशंस में हमने दो एप्लीकेशंस पढ़े थे कि कैसे वन सिस्टम ऑफ यूनिट से हम किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे यूज होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, इक्वेशन या फार्मूला। तो उन दोनों को करने के बाद आज हम एक तीसरा एप्लीकेशन ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कोई किसी भी चीज का फार्मूला अगर हम पढ़ रहे हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है ये हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि सपोज वी विश टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कोई सिंपल पेंडुलम है, देखिए मेरे हाथ में ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक लंबाई में लेंथ के लिए एक थ्रेड ले लिया हमने, ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, यानी इसकी लंबाई फिक्स रहे, बढ़े ना अपने आप, ठीक है। तो लेंथ में ना इंक्रीमेंट हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले लें और इसमें एक मेटेलिक स्फेरिकल बॉब, ये जो आप देख रहे हैं इसको बॉब बोलते हैं, गोल गोल, इसको ऐसे किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दें और ये अपनी ये जो पोजीशन दिख रही है ये इसकी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कहते हैं। इसके लेफ्ट और राइट यानी टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशन ऑसिलेशन करने के लिए फ्री है। तो ये अरेंजमेंट हमारा हो जाता है सिंपल पेंडुलम। तो ये चीज ऑसिलेशंस में आ गई। जब कोई चीज ऑसिलेशन में होती है तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कुछ टाइम भी लगता है, ठीक है। तो जो टाइम एक ऑसिलेशन में लगता है उसको पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको? टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं किसी सिंपल पेंडुलम का, यानी वन ऑसिलेशन में वो कितना टाइम लेगा वो डिराइव करना हम चाहते हैं और हमें उसका फार्मूला नहीं पता है। लेकिन अगर हम ये जान लें कि पॉसिबिलिटी क्या है कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पर पॉसिबली डिपेंड करता है, तो हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब आपको देखना होगा कि ये जो बॉब हमने लिया हुआ है स्फेरिकल, इसका कुछ मास है, ग्रेविटेशनल पुल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसका एक वेट हो गया। ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वेट का रिएक्शन इस स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा। वेट का रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस स्ट्रिंग का टेंशन। लेट मी शो यू थ्रू ए डायग्राम। दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्फेरिकल बॉब हमने इसमें अटैच कर लिया, ठीक है। अब इस स्फेरिकल बॉब का कुछ मास है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसका वेट हो गया mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस वेट की वजह से इस धागे में, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन अराइज हो जाएगी और वो टेंशन कहाँ होगी? वर्टिकली अपोजिट टू द वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉब। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल बॉब, ये हो गया धागा और ये इस धागे में हो गई टेंशन। ये धागा बिल्कुल खिंचा हुआ है, टेंस्ड है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस चीज का टाइम पीरियड ऑसिलेशन का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर इसका मास ज्यादा होता तो वेट भी ज्यादा होता, ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होता, तो कहीं ना कहीं इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड उससे बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट होता। वो है ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मास कम या ज्यादा होने से निश्चित तौर पर डेफिनेटली इसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, बदल जाएगा, यानी टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करने वाला है। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं इस धागे की लेंथ हमने इतनी रखी हुई है, सपोज करते हैं ये 10 सेंटीमीटर है और ये ऑसिलेट कर रहा है। अब इस धागे की अगर हम लेंथ बढ़ाते चले जाएं तो क्या ऑसिलेशंस यही रहेंगे? देखिए अब ये धागा लंबा हो गया, अब ऑसिलेशंस देखिए, तो जाहिर सी बात है ऑसिलेशंस भी चेंज हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड, दो चीज़ों पर डिपेंडेंसी हमको क्लियरली दिख गई। एक, इस बॉब का मास क्या है, दूसरा इस धागे की लंबाई क्या है जिससे उसको सस्पेंड करा के टू एंड फ्रो मोशन किसी फिक्स रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करने के बाद हम करा रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है? एक तो मास हो गया,
ठीक है, और दूसरा धागे की लंबाई हो गई। तीसरा क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं। कोई भी चीज मोशन में होती है अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो उस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये मोशन में है, तो कहीं ना कहीं पर इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है, और वो उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। तो इस पर तीन फैक्टर हो गए, एक इसका मास, दूसरी इसकी लेंथ, और तीसरा अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो तीन वो पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ये निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। चलिए भाई, ये हम करने वाले हैं कि टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेपरेट शीट ले लेते हैं अपने लिए और देखते हैं। चलिए, क्लीन ऑल, लेट मी शो यू। ये हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे पास सिंपल पेंडुलम। किसी फिक्स रिजिड सपोर्ट से, किसी धागे से हमने बॉब को लटका दिया। अब ये इधर भी मोशन कर सकता है और ये टू एंड फ्रो। ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं। एक ऑसिलेशन कम कंप्लीट होगा, मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम गया, राइट, फिर मीन पोजीशन पे लौटा, फिर एक्सट्रीम गया, फिर वापस जब ये लौटा तब इसने कितना कंप्लीट किया, वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम खर्च होता है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो अभी अभी हमने ये देखा कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। हमें यूज किसका करना है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है। और डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस आर दी पावर्स रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमें क्या करना है, इन पर पावर पहले चढ़ा देनी है, रेज कर देनी। मान लेते हैं टाइम पीरियड मास टू द पावर ए, लेंथ टू द पावर बी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनैलिटी लगा के, एक हटा के कांस्टेंट हमने के लगा दिया और दोनों साइड की हमने डायमेंशंस लिखना शुरू किया, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है टाइम पीरियड निकालना। एक तो यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस से निकालेंगे, दूसरा जब आप एसएचएम पढ़ेंगे वहां भी टाइम पीरियड का फार्मूला आपको डिराइव करना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ टी की पावर, टी के लिए टी ही लिखेंगे, के की डायमेंशन लेना नहीं, मास के लिए कैपिटल एम, पावर ए, लेंथ एल, पावर बी, तो हमने लेंथ के लिए भी लिख दिया। अब बचा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो आप एक्सीलरेशन लिखिए चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखिए, डायमेंशन दोनों की यही होती है। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी v अपॉन टी, और v होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी एल टी पावर -1, और इसको t से और डिवाइड कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा एल टी पावर -2। ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायमेंशन, एल टी पावर -2, और इसकी पावर हमको लेनी है c। तो ये इस तरीके से डायमेंशंस पे हमने पावर लगा ली, देख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ एल की पावर बी बन रही है और यहाँ एल की पावर सी, तो हम कंबाइंड फॉर्म में लिख रहे हैं एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी प्लस सी और टी की पावर -2c। यहाँ m और l नहीं है तो आप m की पावर 0 कर सकते हैं, l की पावर 0 और t यहाँ पहले से है तो t की पावर 1। अब इसके पहले का एप्लीकेशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड विच हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। यानी किसी भी फिजिकल रिलेशन में LHS और RHS जब आप देखते हैं
तो LHS RHS के तभी इक्वल होगा जब दोनों ही सेम क्वांटिटी सेम एंटिटी को डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन में देखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v यहाँ वेलोसिटी है, विद ए डायरेक्शन, स्पीड विद ए डायरेक्शन इज वेलोसिटी, दिस इज आल्सो स्पीड, और एक्सीलरेशन इनटू टाइम इज ऑलवेज अ स्पीड। तो तीनों ही टर्म स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ हमने इक्वेट भी किया है, ऐड भी किया है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हुए हम दोनों साइड में पावर्स को कंपेयर करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स या डायमेंशंस भी बोल सकते हैं आप, पावर्स ऑन बोथ साइड। टॉपिक हमारा वही चल रहा है बेटा, जो एप्लीकेशन हमारा चल रहा था, भूल रहा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, आप भुला जाएंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। ये रहा हमारा टॉपिक। हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और उसमें हमने क्या ले लिया है एग्जाम्पल, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जो कि अभी अभी हमने आपको दिखाया भी था। तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। अब m टू द पावर a इधर है, m टू द पावर 0 है, तो ऑब्वियसली a हो गया 0। b पर चलिए, l टू द पावर 0, l टू द पावर b प्लस c हो गया 0। यहाँ चलिए t टू द पावर -2c और यहाँ 1, तो -2c इक्वल टू 1, तो c यहाँ से कितना आ जाएगा -12। यहाँ चलिए c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये वाली -12, 0, तो b की वैल्यू आ गई हाफ। इस तरीके से हमें डायमेंशंस पता चल गई, पावर्स पता चल गई। a 0 आ गया, b हाफ हो गया और c हो गया -12। अगर इसको इक्वेशन 1 हम मार्क कर दें और a b c की वैल्यूज उठा के 1 में रख दें, तो सब्स्टिट्यूटिंग the values of a b c in equation 1 we get, क्या मिलने वाला है बेटा 1 में देखिए, ठीक है। T किसके इक्वल है, K के। मास टू द पावर A हमारे पास कितना है 0, तो m की पावर 0, यहाँ ब्रैकेट लगा ही हुआ है। लेंथ टू द पावर B हमारा है हाफ, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन टू द पावर C, और C हमारे पास है माइनस का हाफ। किसी की, सॉरी m की पावर 0 है, ये गलती से a लिखा हुआ, किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्वांटिटी हो जाती है 1, यानी ये खत्म हो गया m। हम किससे रह गए केवल साथ साथ l टू द पावर हाफ और g टू द पावर -हाफ। तो आप याद रखिएगा कि 1/x को आप x टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसकी पावर माइनस में है, जब वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है तो वो पावर प्लस में हो जाती है। तो g इसके अगर अपॉन में कर लें तो ये पावर हाफ जो है प्लस की हो जाएगी। अब देखिए पावर हाफ होने का ही मतलब होता है कि वो चीज़ स्क्वायर रूट में है, अंडर रूट में है। तो इस पूरे टर्म को एक कॉमन अंडर रूट के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि l पर भी रूट लगेगा और g पर भी लगेगा। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो गया है, t इक्वल टू 2 पाई, सॉरी k की वैल्यू अभी हम आपको नहीं बता रहे हैं, हमारे पास हो गया है k अंडर रूट l अपॉन जी। तो देखिए हम ये अजम्पशन लेकर चले थे कि टाइम पीरियड मास पर भी हो सकता है डिपेंड करे, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो हमारा एजम्पशन शुरू में था, जो पॉसिबिलिटी थी कि मास पर डिपेंड करेगा, तो मास तो आ ही नहीं रहा इस फार्मूले में, इसका मतलब वो हमारा एजम्पशन सही नहीं था। तो सही नहीं भी था तब भी डायमेंशनल एनालिसिस इतना प्योर कॉन्सेप्ट है कि वो गलत चीज़ को वहाँ से अपने आप ही हटा देगी, अगर सही कॉन्सेप्ट लेकर आप चल रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा फैक्टर एज्यूम भी कर लिए हैं तो वो फाइनल डेरिवेशन में आता नहीं। एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू आ जाती है 2 पाई, और ये कैसे आती है, जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे उसमें आप
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे क्या चीज़ें निकलती हैं, वहाँ ये ज़्यादा क्लियर होगा कि 2 पाई कैसे आता है। अभी फॉर ए मोमेंट आप ये याद रखिए कि एक्सपेरिमेंट्स के से के की वैल्यू 2 पाई आती है। तो अगर यहाँ के की जगह पे हम 2 पाई रख देंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो कहीं भी आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, वहाँ जब भी आप देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, उसका फार्मूला एल अपॉन जी ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो, जिसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए कह रहे हैं हम, तो ये करेक्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आप देख सकते हैं लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये अरेंजमेंट मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा कैमरे के पास लाके। दिस इज द सिंपल पेंडुलम, दिस इज द इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, दिस इज द स्फेरिकल बॉब। ठीक है, और इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से ऐसे लटका देना है और ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर उधर मोशन ऑसिलेशन करने के लिए फ्री है। तो इस अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को और यूज करते हुए एक और फार्मूला हम बनाना चाहते हैं, और वो फार्मूला बनाना चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग को जब भी आप स्ट्रेच करेंगे तो वो क्या होगा, जब रिलीज कर देंगे तो वो कंप्रेशन में जाएगी, एक्सपेंशन में जाएगी और कंप्रेशन में। ये कोई स्प्रिंग मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी, अब मैं लाया भी हूँ, दिखा भी दूंगा। ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू इट्स शेप। ठीक है, इस पर आपने कोई मास लगा के इसको खींच दिया है, तो जब आप रिलीज करेंगे तो इसमें वर्टिकल ऑसिलेशंस सेटअप हो जाएंगे। तो जब ये ऑसिलेशन सेटअप हो गए तो इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप डिस्कस करेंगे। और ये स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्क एनर्जी पावर में भी आप पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वन स्प्रिंग, टू स्प्रिंग सिस्टम, कपुल्ड स्प्रिंग, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा मकसद ये है कि हम किसी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। ये हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, अभी हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया, ये हमने स्ट्रेच कर दिया। अब हम इसको रिलीज करेंगे तो इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से ऑसिलेशन सेटअप हो गए, और उसके लिए हमने क्या किया है, हमने वेट लगा दिया है। ठीक है, जैसे ही आप किसी चीज़ को लटकाते हैं फ्रीली हवा में किसी भी सपोर्ट से, तो उसमें टेंशन आ जाती है। तो अभी ये जो फोर्स है, टेंशन का ही फोर्स है, आप फोर्स कहिए या टेंशन कहिए, बात एक ही है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको खींच के ऐसे रिलीज किया, इसमें क्या सेटअप हो गए, ऑसिलेशन सेटअप हो गए। अब इन ऑसिलेशंस का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर सेकंड में हम कितने ऑसिलेशंस देख रहे हैं, उनकी काउंटिंग ही क्या है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का हमेशा रेसिप्रोकल होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट स्प्रिंग का आप देख रहे हैं, इसमें जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है, बाद में कंप्रेस हो रही है, और ऐसे ये टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन कहना चाहिए, मोशन हो रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हमें इस्टेब्लिश करनी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि किसी भी स्प्रिंग के ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी पॉसिबली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पहला जो एकदम फैक्टर दिख रहा है वो हमको यही दिख रहा है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, जो भी आप वेट दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ये वेट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, कम है तो ये कम खींचेगा। तो पहला एक पॉसिबिलिटी ये आ गई कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन अप्लाइड फोर्स जो आपने लगाया है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस बात पे डिपेंड करेंगे। दूसरा, अगर ये स्प्रिंग थोड़ा और लंबा होता और बड़ा होता या और छोटा होता तो उस हिसाब से ऑसिलेशंस भी वेरी कर जाते। तो एक और भी
पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि ये ऑसिलेशंस स्प्रिंग की लेंथ पर भी डिपेंड करेंगे। सपोज करिए ये स्प्रिंग हमने इतना कट कर दिया और इतने से खाली हमने इसको लगाया है, तो अब आप ऑसिलेशन देखिए। अब लेंथ और बढ़ा दी तब देखिए और बढ़ा दें तो और, यानी फ्रीक्वेंसी लेंथ के साथ भी वेरी करेगी। पहला हमने बताया फोर्स ऑफ टेंशन, दूसरा हमने बताया लेंथ। तीसरा क्या हो सकता है, जब आप स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग बनाते समय आप किसी भी वायर को आप ऐसे सर्किल में मोल्ड करते हैं, मोल्ड करते हैं, मोल्ड करते हैं, तो पर यूनिट लेंथ, अगर 1 मीटर मान लेते हैं एक लेंथ है, पर यूनिट लेंथ में जो मास आप कंज्यूम कर रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ, उस बात पर भी डिपेंड करती है। कैसे? अगर इस स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट आयरन के बने हैं, पतले हैं, तो इनमें ऑसिलेशंस भी बहुत फास्ट होंगे। मान लेते हैं स्प्रिंग बहुत मोटा है, थोड़ा हार्ड मटेरियल लगा हुआ, तो उसके ऑसिलेशंस उस रेशियो में घट जाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि पर यूनिट लेंथ में मास कितना इसके मटेरियल का कंज्यूम हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से फैक्टर हमने बताया। वापस चलते हैं अपनी शीट पर, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, बाद में एक रिव्यू करेंगे। अभी हम क्या निकालने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ये एप्लीकेशंस में ही है और अलग से कभी कभी पूछ भी दिए जाते हैं, फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम आपको ऐसे ही शो कर रहे हैं, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। ये रिजिड सपोर्ट से हमने क्या किया है, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं कलर ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। हमने ये स्प्रिंग बनाना शुरू किया, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं लगाया है इसमें। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी रिजिड सपोर्ट पर इसी स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच करने वाले हैं, या वेट कह दें, हम सस्पेंड करने वाले हैं। तो इन स्प्रिंग्स में एक्सपेंशन आपको दिख रहा होगा। अब ये जो फेरे हैं ये पहले से क्या हो गए हैं, फैल गए हैं। कब फैल गए हैं, जब हमने इस पर एक वेट लटका दिया है, और वो वेट कितना है, mg, ठीक है। तो किन किन बातों पे इसके ऑसिलेशंस डिपेंड करेंगे। पहली बात तो इसकी स्प्रिंग पर आपने कितना टेंशन अप्लाई किया है, यानी फोर्स ऑफ टेंशन, F लिखे ले रहा हूं मैं, टेंशन ही फोर्स है। दूसरा, इस स्प्रिंग का आपका लेंथ कितना है। दूसरा, जो भी आप इसके कर्ल्स बना देख रहे हैं उनमें मास पर यूनिट लेंथ क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ को ऐसे समझिए कि आपकी मम्मी ने ये कहा कि बाजार से जाओ बेटा 2 मीटर तार ले आओ, और वो तार वजन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। मम्मा ने कहा कि 2 मीटर का वायर ले आओ, तो गुप्ता जी की दुकान पे आप गए और आपने उनसे कहा 2 मीटर वायर दे दीजिए। तो गुप्ता जी ने कहा कि 10 रुपए केजी हम देते हैं, दाम है हमारा। तो उसने कहा कि हमें 2 मीटर चाहिए। तो उसने बंडल से 2 मीटर काटा और वजन किया, और वजन देखा तो 2 मीटर का वजन 2 केजी आ गया। तो 10 रुपीज के हिसाब से उस बच्चे को कितना अमाउंट पे करना पड़ा, 20 रुपीज, 20 रुपीज। अब इसी मास को यूनिट लेंथ, 1 केजी का यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर में कितने केजी कंज्यूम हो रहे हैं, वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट मेथड जैसे पढ़ते हैं कि 20 रुपए की 10 टॉफी तो 1 रुपए की, ऐसे ही इतने का वजन इतना है, इतनी मीटर का तो 1 मीटर का कितना होगा। तो ये मास पर यूनिट लेंथ का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि डिपेंडेंसी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कि सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो n से डिनोट करते हैं, वो फोर्स पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है, और मास पर यूनिट लेंथ m पर डिपेंड कर रही है, F, L और m। मान लेते हैं फोर्स की पावर a, लेंथ की पावर b, और मास पर यूनिट लेंथ की पावर c पे डिपेंड कर रही है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, फोर्स की पावर a, फोर्स यानी यहाँ टेंशन है,
लेंथ की पावर बी और मास पर यूनिट लेंथ। m बेसिकली क्या है, मास पर, क्योंकि जब डायमेंशन लिखेंगे तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m अपॉन l यानी ml इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा, यही दिक्कत होगी। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और जो हमने पीछे किया था वही करते हैं, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आप जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टी इनवर्स। सिंपल सा आपको फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन से क्या मिल गया, टी इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई टी इनवर्स। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की लिखना नहीं है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का m और एक्सीलरेशन का अभी अभी हमने निकाला था एल टी पावर -2। तो m एल टी पावर -2, इसकी पावर कितनी रखनी है a, लेंथ की पावर b और मास पर यूनिट लेंथ यानी ml इनवर्स की पावर c। यहीं पे गड़बड़ होती है, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब पावर्स को अरेंज करिए जरा। यहाँ मास की पावर a है, यहाँ मास की पावर c है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है a प्लस सी। l की पावर a, l की पावर b और l की पावर -c यानी a प्लस बी माइनस सी। ये a, ये b और ये c। अब t तो इधर कहीं है नहीं, केवल यहाँ है, t की पावर -2a, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों साइड में देखिए, इधर मास है नहीं, जीरो लगा दें, l नहीं है, जीरो लगा दें, t -1 है, ताकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब आप अप्लाई करें तो आप कंपैरिजन पावर्स का बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, अब हम फिर से होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पे चलते हैं। पिछला वाला टॉपिक देखिए, हमने बिल्कुल सेम वैसे इक्वेशन बनाई, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, दोनों तरफ की डायमेंशंस लिख ली। अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्यों अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर करना है। वापस चलते हैं अपने करंट टॉपिक पर। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कंपेयरिंग द पावर्स। a प्लस सी किसके इक्वल दिख रहा है बच्चों, 0 के। a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल दिख रहा है, 0 के। और t की पावर देखिए, ये 2c है बेटा, मार्कर भी कभी कभी धोखा दे देता है। ये हमारा t की पावर -2a है, सॉरी c दिख रहा था मुझे। ठीक है, t की पावर -1 और यहाँ -2a है, तो -2a इक्वल टू -1, तो 1 1 कैंसिल हो गया। a की पावर, a की हमें वैल्यू कितनी मिल गई, हाफ। a की वैल्यू ये हाफ वाली उठा के यहाँ रख दो, हाफ प्लस c इक्वल टू 0, तो c हो गया -हाफ। a और c मिल गया, इसमें रख दो, a मिला है हाफ, b हमें निकालना है, c मिला है -हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, तो b की वैल्यू हो गई -1। देख लीजिए ढंग से, a की वैल्यू हमारे पास हाफ, c की वैल्यू -हाफ और b की वैल्यू -1। ठीक है, तो हम रखने वाले हैं इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूटिंग, जो वहां किया था सेम वही कर रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। इसमें रखते हैं बेटा, आ जाओ देखते हैं क्या आता है। n हमारे पास हो गया k, f टू द पावर a। ठीक है, f की पावर a बोले तो हाफ, l टू द पावर b बोले तो -1 और m टू द पावर c और m बोले तो -हाफ। तो हाफ वाले एक पास कर लो, l को अपॉन में भेज दो। फिर से वही 1 अपॉन x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x। तो यहाँ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, f की पावर हाफ और इसके अपॉन में m की पावर प्लस की हाफ हो जाएगी माइनस वाली, और ये l इसके अपॉन में ले रहे हैं। और इसको क्या अरेंज कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हाफ है वहाँ स्क्वायर रूट लगा दें। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें मिल गया है, n इक्वल टू k बाई एल अंडर रूट f बाई m। अब k फिर से आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से 1/2 होती है। k कितना है, 1/2। ये SHM में आपको अच्छे से क्लियर ज़्यादा होगा,
अभी आप थोड़ा सा इसको मेमोराइज करिए, क्योंकि एसएचएम बताने का अभी कोई मतलब नहीं है, उड़ जाएगा ऊपर से। तो एक ये फार्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग निकल आया। तो आप देखेंगे इसके प्रीवियस वाले में जब हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि अगर हमें ये आइडिया है कि गिवन जो भी क्वांटिटी जिसका हम निकालने वाले हैं रिलेशन, ये पता चल जाए कि पॉसिबिलिटी क्या है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है, तो आसानी से हम उसका फार्मूला रिलेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो एनालॉगी यहाँ हमने जो मेथड अप्लाई किया है बिल्कुल सिमिलर, हमने जब स्प्रिंग की बात करी तब हमने बिल्कुल सेम यही अप्लाई किया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट गया हूँ। एक तो ये वाली स्क्रीन है और इसके पीछे वाली का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान ये रखना है कि कुछ भी मेमोराइज करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट सही से आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, तो ना रट्टा मारने की ज़रूरत है, ना बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें एक फंडामेंटल चीज़ पे डिपेंड करती हैं, और वो है कि आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है। बहुत इत्मीनान से, धैर्य से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप इसको अगर देख रहे हैं किसी रैंडम सिलेक्शन से, ऑर्डर से इस वीडियो को, तो आप इसके पहले के डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। ये बहुत आसान चैप्टर है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जेई एडवांस हो, मेंस हो, नीट के एग्ज़ाम हो, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो अपने यहाँ एडमिशन के लिए कराती हैं, उसमें इस चैप्टर का भी वेटेज रहता है। कम से कम 2 to 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बड़े से बड़ा, अगर आप एजुकेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग रखिए, कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए, और इस तरीके से इस डायमेंशनल एनालिसिस के पोर्शन का समापन हो जाता है, एंड हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं जो यूजुअली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेकअप करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आने वाले कांस्टेंट, खासकर वांडरवाल की इक्वेशन, ठीक है, गैस इक्वेशन, या कुछ और भी इक्वेशंस हैं, कैसे हम उनको यूज़ करके, कैसे उनसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए गुड